सो फाइनली हमारा पॉडकास्ट जो है आ चुका है। हाय, मैं हूं अधिराज और आज पंचायत पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम जिस सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं उस सब्जेक्ट से हर एक बच्चा अपने टाइम में बड़ा डरता था कि यार ये ना पढ़ने को मिल जाए। यस, इट्स संस्कृत एंड बिलीव मी, जब मैंने संस्कृत के बारे में इस पॉडकास्ट में बात की तो मैंने कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जाने जो शायद मुझे पहले नहीं पता थे। सारे फैक्ट्स आपके साथ आज के इस पॉडकास्ट में मैं शेयर करूंगा। और इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन हैं श्रीनिवास झा, जो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। संस्कृत लैंग्वेज में इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है और अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धा में नेशनल लेवल पर 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। सो आज की हमारी संस्कृत को लेकर स्पेशल कॉन्वर्जेशन में श्रीनिवास झा के साथ मैं अधिराज आपके साथ में एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर हम सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज की बात करें, इंडिया लेवल पर 2 बार गोल्ड और अपने ग्रेजुएशन में टॉपर, पोस्ट ग्रेजुएशन में टॉपर, और ये संस्कृत लैंग्वेज से जो पूरा एजुकेशन आपने किया है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मुझे आप ये बताओ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, कब आपने सोचा कि हाँ संस्कृत लैंग्वेज में मुझे अपना एजुकेशन है वो पूरा करना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली हमारे सेंट्रल नॉर्थ इंडिया साइड में। सो ये आपके मन में कब आया कि मैं संस्कृत को लेकर अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाऊंगा? एक्चुअली क्या है कि बचपन से हमारी कंट्री में आप भी गायत्री मंत्र से लेकर न जाने कितने मंत्र होंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ बाजते हैं कि शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद व्यापिनी। पर इसका आपको मतलब पता है? नहीं। तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये सिर्फ इसीलिए कि हमें किसी ने बोला और ये हमारा कल्चर है तो हम पढ़ रहे हैं। पर हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे क्या है, इसके अर्थ क्या है। पर ये हमारे कल्चर में घुसा हुआ है। हर एक चीज़ में अगर आपको शादी करनी है तो संस्कृत के श्लोकों और मंत्रों के बिना आप शादी नहीं करेंगे। अगर आपको गृह प्रवेश करना है तो संस्कृत के श्लोक और मंत्र के बिना आप गृह प्रवेश नहीं करेंगे। ठीक है, आप सुबह गायत्री मंत्र करेंगे, हर एक चीज़ करेंगे, और वो भी उनका अर्थ जाने बिना। और हम ये सुनते आ रहे हैं कि संस्कृत में ये है, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये है वो है। तो मैं बचपन से एक्चुअली क्या है, मेरे पिताजी संस्कृत बैकग्राउंड से ही हैं। अच्छा। और वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अच्छा। तो मैं घर में ये चीज़ें देखते आ रहा था और पिताजी मुझे बताते थे कि संस्कृत भाषा में ये है वो है, और मैं स्कूल जाता था तो संस्कृत में कुछ दिख नहीं रहा है, कोई संस्कृत की चर्चा नहीं कर रही है। जो संस्कृत के टीचर हैं वो एकदम साइड लाइन कर दिए जा रहे हैं। वो सिर्फ खाना बदोशी के लिए पढ़ा बस कि जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है कि संस्कृत को प्रमोट करना है और संस्कृत कंपलसरी होना चाहिए, तो स्कूल वालों ने कर दिया। पर हकीकत में देखा जाए 9th क्लास में सिर्फ 4 या 5 बच्चे थे मेरी क्लास में जो संस्कृत पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। और मैं घर आ रहा हूँ तो मेरे पापा क्या बोल रहे हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। मैं सुन रहा हूँ हर चीज़ में संस्कृत घुस रही है। तो फिर ये लगा कि फिर यहाँ गलत कौन है? ये दुनिया गलत है जो संस्कृत को इग्नोर कर रही है और संस्कृत में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, या फिर मेरे घर में मेरे पापा गलत हैं और हमारा कल्चर गलत है जिसमें हर जगह संस्कृत घुसा हुआ है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों में संस्कृत घुसा हुआ है। गलत कौन है? तो फिर मुझे लगा कि इसको पढ़ा जाना चाहिए। तो इसमें मेरे पापा का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा। मैं उनको देखकर इंस्पायर हुआ और वो ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमें वैसे देखा जाए तो संस्कृत क्या है, कोई आपसे पूछा जाए तो संस्कृत क्या है तो आप कहेंगे कि वही पूजा पाठ मंत्रों में आता है संस्कृत। उसके अलावा आप क्या कहेंगे? हाँ, कि हम स्कूल में पास होने के लिए स्कूल में रामा रामू रामा हमें सिखाया गया है। और बालका बच्चे अभी मैं किसी से पूछता हूँ या फिर मैं अपने नॉर्मल जो जनरल फील्ड से दोस्त हैं उनसे बात करता हूँ तो उन्हें पता है मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, तो मेरा ऐसे बोलते हैं और बालका बालको बालका। उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही बात है कि संस्कृत बालका बालको बालका के ऊपर है ही नहीं। क्योंकि ये कुछ वो चीज़ें हैं जो हमें स्कूल से याद है। बाकी क्योंकि हम भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, संस्कृत अगर मैं स्कूल में पढ़ता था तो एक सिर्फ गोल होता था कि हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ पास हो जाएं।
मतलब कभी इस तरीके की चीज़ नहीं होती थी कि संस्कृत में हम टॉप करेंगे, या जो जो एक अंदर से एग्रेशन होता था या जो एक्साइटमेंट होता था बाकी और सब्जेक्ट्स के लिए, वो Exactly. संस्कृत के लिए नहीं था। अब जैसे अभी आपने एक बात कही कि संस्कृत हर एक भाषा की जननी है, बहुत सारी चीज़ों में हमारी डेली लाइफ में जुड़ी हुई है, फिर भी हमारी कंट्री में संस्कृत लैंग्वेज आज उस जगह पर क्यों है जहां उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई है? बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखिए, हम इसके लिए ना थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ठीक है। 13th सेंचुरी के बाद संस्कृत का पतन होना शुरू हुआ। हकीकत में देखा जाए तो उससे पहले संस्कृत अपने चरम पे था और हमारे देश में बहुत सारे लोग संस्कृत पढ़ते थे। और हम अभी भी, पता है, हम संस्कृत कर रहे हैं क्योंकि संस्कृत एक सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज, एक भाषा मात्र बन के रह चुका है। ठीक है, यानी ये उससे भी ज़्यादा कुछ है। संस्कृत में क्या नहीं है? संस्कृत में खगोल विज्ञान है, ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, व्याकरण। आप संस्कृत का लिटरेचर, आपने अभिज्ञान शाकुंतलम सुना है? नहीं। कालिदास हाँ। सुना है, हाँ। पर आपने कभी भी पढ़ने की कोशिश की? नहीं। बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लाइक ये कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन आप बहुत सारे इंग्लिश पोएट को आप अगर पढ़ेंगे और उसके बाद अगर आप कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये तो इन्होंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही उतार दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ डीलिंग मात्र नहीं है कि मैं यहाँ संस्कृत का मतलब संस्कृत को प्रमोट करने के लिए बैठा हूँ तो मैं ये बोलूँ। आप इस बात को गलत या फिर सही ये जानने के लिए आप पढ़िए, एक दिन अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़िए। और एक बहुत बड़े अंग्रेजी के पोएट हैं विलियम शेक्सपियर, आपने सुना होगा, उनकी आप कुछ कविताओं को पढ़िए। आपको समझ आ जाएगा कि विलियम शेक्सपियर ने वो बातें कहाँ से पढ़ के लिखी होंगी। कई बार नासा के ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स मिल जाते हैं जिसमें वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, लाइक ये हमारे देश की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम अपने देश में अपने संस्कृत के लिए ही लड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए ही लड़ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये मान के चल रहे हैं कि संस्कृत सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ की भाषा है। संस्कृत में खगोल विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। ठीक है, संस्कृत में एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको समझिए। ठीक है, मैं इसका बहुत सिंपल सा नासा से रिलेट करके एग्जाम्पल दे रहा हूँ। संस्कृत में एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत। उस सूर्य सिद्धांत के अनुसार, उस सूर्य सिद्धांत में जो श्लोक दिए हैं उसके अनुसार वो ग्रंथ रावण के ससुर ने लिखा था। अच्छा। रावण के ससुर ने लिखा था। समझिए कितने हजार वर्ष पहले लिखा गया वो ग्रंथ उसके अनुसार। ठीक है ना? और आधुनिक युग के लोग भी मानते हैं कि वो ग्रंथ बहुत प्राचीन है, 1000 वर्ष तो आप आराम से ले सकते हैं। ठीक है? ठीक है। अभी नासा ने कुछ वर्ष पहले मंगल ग्रह पर क्या खोजा? पानी खोजा। ठीक है ना? और इसका बहुत आडंबर किया गया और बहुत हवा बन गया कि अरे नासा ने मंगल ग्रह पे पानी खोज लिया है। और हम संस्कृत पढ़ने वाले, हम सूर्य सिद्धांत के पहले श्लोक से ही पढ़ रहे हैं कि मंगल को पृथ्वी का पुत्र यानी कि कुज कहा गया है। कुज माने पुत्र, कु मतलब पृथ्वी, और उसके अलावा जो है उसका मतलब हुआ पुत्र, मतलब कुज अर्थात पृथ्वी का पुत्र। ठीक है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है ना कि मंगल को पृथ्वी का पुत्र क्यों कहा गया है? मतलब उसमें पृथ्वी के कुछ लक्षण पाए गए होंगे और हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य सिद्धांत जिन्होंने लिखा है, और ये भी लिखा हजारों वर्ष पहले है। ये दुनिया मान रही है कि वो ग्रंथ 1000 वर्ष पुराना है, लेकिन दुनिया ये नहीं मान रही है कि हमने कहा था कि मंगल में पृथ्वी के अंश, मतलब पृथ्वी का पुत्र है तो उसके सिम्टम्स, जैसे कि पृथ्वी पर जीवन है तो मंगल पे भी जीवन हो सकता है, तभी तो वो पुत्र है। जैसे कि पिता का कुछ अंश जो हम ट्रेट्स कहते हैं वो पुत्र में जाएगा, वो तो सुनिश्चित है। यही चीज़ आप ले लीजिए सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहणाधिकार है उसमें, सूर्य सिद्धांत में चंद्र ग्रहणाधिकार है। अच्छा, आपने कभी ये सोचा है कि हमारे पंचांगों में पहले से ही है कि अभी कितने वर्ष बाद कहाँ एक्लिप्स होगा, कहाँ सूर्य ग्रहण होगा, कहाँ चंद्र ग्रहण होगा? आपने अगर
सुना होगा तो पंडित लोग कहते हैं कि अभी ग्रहण आने वाला है, इस दिन ये मत करो, इस दिन वो मत करो, अभी ये आने वाला है। ये सब पता है, पहले से लिखा हुआ है। आप हमारे ग्रंथ उठाकर देखेंगे तो उन ग्रंथों में लिखा गया है कि आप ऐसे कैलकुलेट करिए और ऐसे करिए तो आपको पता चलेगा कि कब सूर्य ग्रहण होगा और कब चंद्र ग्रहण होगा, कब आंशिक ग्रहण होगा और कब पूर्ण ग्रहण होगा। और ये आज के वैज्ञानिक अभी खोज खाज के अच्छा, तो जिस तरीके से बार बार ग्रंथों की बात आ रही है, जिस तरीके से बार बार कि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके की बातें कही गई हैं, क्या ये अभी मैं आपको टोकूंगा। हाँ, आपने क्या कहा? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म हाँ, में। क्योंकि मेरा सवाल उससे नहीं, संस्कृत हिंदुओं की भाषा, हम क्यों इसको रोक रहे हैं? नहीं, मैं इसे रोक नहीं रहा, मैं इसको वही जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सवाल ये है कि जब ये बात आती है ग्रंथों की, जब बात आती है हिंदू धर्म की, तो लोग मान के बैठ जाते हैं कि संस्कृत हिंदू धर्म की भाषा है, और उसमें भी संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है। हाँ, तो ये इसलिए इतना स्पेसिफिक कैसे हो गया? मैं वही कह रहा हूँ ना, संस्कृत का ह्रास 13वीं सेंचुरी के बाद हुआ, उसके बाद मुगल शासक आए, उसके बाद अंग्रेज आए, और धीरे धीरे ना जो आया उन्होंने अपने कल्चर को क्या करते गए, डोमिनेंट करते गए, मतलब अपने कल्चर को हम पर थोपते गए। और उसमें कहीं ना कहीं संस्कृत एज ए लैंग्वेज वो सप्रेस हो गई, क्योंकि संस्कृत में बहुत कुछ है। हम्म। मतलब अगर आप जाओ, अगर आप मान लीजिए युद्ध करने जा रहे हो किसी से, ठीक है, तो आप उस युद्ध में आपके विपरीत जो खड़े हैं लोग, उसमें आप देखोगे कि उसमें सबसे बलवान कौन है, तो आप सबसे पहले आक्रमण किस पर करना चाहोगे और सबसे पहले आप किसको मारना चाहोगे कि ये गया तो सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे बलवान है। ठीक है। तो भारत की ताकत क्या थी? भारत का संस्कृत, भारत की भाषा संस्कृत, जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल साइंस है, जिसमें मीमांसा है, वेद है, व्याकरण है, लिटरेचर है, क्या नहीं है, फिलॉसफी है। आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे ना, आप सब भूल जाएंगे। अच्छा, जैसे जिस तरीके से हम अभी ये संस्कृत लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम स्कोप की बात करें, करियर वाइज बात करें, क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है जो बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो संस्कृत इसलिए भी ऑप्ट नहीं करते हैं कि हमारे पास करियर ऑप्शंस क्या होंगे। सो उस केस में भी क्या एक वो भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे संस्कृत को जो डाउनफॉल मिला है उसमें? पहली चीज़ तो मैं ये बहुत क्लियरली कहना चाहूँगा, इससे बहुत लोग नाराज़ भी हो सकते हैं इन बातों से। सबसे पहले ना, संस्कृत को हमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट, इनकी भाषा से हटाना पड़ेगा। संस्कृत को जन जन की भाषा बनानी पड़ेगी। और ये बना कैसे कि संस्कृत जो है वो एक पर्टिकुलर रीजन, मतलब एक रिलीजन की भाषा है, एक कुछ लोगों की भाषा है, ये बना कैसे? क्योंकि पहले क्या होता था कि हाँ, हमारे जो प्राचीन समय था, हमारा प्राचीन समय, वर्ण व्यवस्था जो थी, जो जाति व्यवस्था थी, वो कर्म के हिसाब से डिवाइडेड था। अभी का समय इतना खराब हो गया है कि मतलब ब्राह्मण चाहे कुछ भी करे या फिर कोई भी दूसरे कायस्थ चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो रहेगा कायस्थ ही और वो रहेगा ब्राह्मण ही। तो पहले ये था कि जो शास्त्र पढ़ता था और जो शास्त्र का प्रचार प्रसार करता था और जो पढ़ाता था, वो उनको कहते थे हम ब्राह्मण। ठीक है। तो अब क्या हुआ, पढ़ाने वाला और प्रचार प्रसार करने वाला कौन? ब्राह्मण। ना कि ब्राह्मण एक कास्ट, पर्टिकुलर कास्ट है। आप इस चीज को समझिए कि ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कुछ भी करेगा तो ब्राह्मण बन जाएगा। उसकी ड्यूटी या उसके काम से जुड़ा हुआ उसका टाइटल जैसे कि आप मान लीजिए आप आरजे हैं, तो आप आरजे हैं, आप रेडियो जॉकी हैं, जब तक कर रहे हैं तब तक आप आरजे हैं। फिर जब आप नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो वही चीज़ है। तो क्या हुआ कि फिर अंत में धीरे धीरे जब इन लोगों ने आक्रमण किया, ये लोग अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपने तौर तरीकों को थोपने लगे, अंग्रेज, मुगल शासक, तो अंत में ये भाषा ना धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के पास रह गई। समझ रहे हैं आप? फिर ये भाषा का प्रचार प्रसार होना बंद हो गया और एक कुछ लोग ही बचे, मतलब, और उनमें भी सिर्फ ब्राह्मण ही बचे जो इन भाषाओं को पढ़ते थे। तो इसीलिए अभी हम देखें तो संस्कृत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बार बार नोटिस कर रहा हूँ, आप संस्कृत को संस्कृत भी बोल रहे हो, तो हाँ, ऐसा क्यों? ये प्रांत भेद से है। अच्छा। लाइक नॉर्थ इंडिया में संस्कृत बोलते हैं, साउथ इंडिया में
संस्कृत बोलते हैं। अच्छा। तो मतलब ये प्रांत भेद से उच्चारण, मतलब ऐसा है कि साउथ में अलग उच्चारण किया जाता है कई चीज़ों का, और दोनों सही है, दोनों व्याकरण की दृष्टि से दोनों सही मैंने है। कहीं पर पढ़ा था कि ये जो संस्कृत में जितने भी श्लोक्स होते हैं ये सारे ह्यूमन बॉडी पर अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। हाँ, सो ये किस तरीके से काम करते हैं, क्या है ये, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप मुझे क्लियर करो। देखिए, मैं आपको ना बहुत बड़े बड़े श्लोक बताऊंगा तो शायद आप समझ नहीं पाएंगे। जो आपको आता है मैं उसी से समझाता हूँ। ठीक है। आपको रामः रामो रामा रामा आता है, बालकः बालकौ, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे आप समझ जाएंगे। हम इस योग को क्या कहते हैं, ये कर रहे हैं हम, ये भी एक योग में आता है। आप बोलिए रामः, रामा। आपका कुछ हुआ? ये योग, जो हम योग करते हैं वही चीज अंदर चल रही है कि नहीं? रामः रामः। हम क्या करते हैं? ये करते हैं ना, हरि ओम गणानां त्वा, ये योग ही हो रहा है, ये योग ही हो रहा है। इस भाषा को बनाया ही इस तरीके से गया है कि इस भाषा से आपके पूरे शरीर का शुद्धिकरण हो। इसको आधुनिक लोग कहेंगे अबे ये मजाक कर रहा है, शुद्धिकरण कैसे हो सकता है? क्योंकि वो यहाँ इसके पीछे छुपे हुए साइंटिफिक तथ्यों को नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया ना। अब आप सोचिए, आप दिन भर में 50 बार राम बालक करेंगे तो आपका मतलब ये जो लंग्स है वो ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। तो ये आप समझिए कि ऐसे संस्कृत में कितने श्लोक हैं, कितने, मतलब बहुत सारे। आप वेद पढ़िए, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये पूरी बॉडी हिल रही है। आपने वेद के मतलब, जब जो, मैं तो वैदिक नहीं हूं और मैं इस मामले में बहुत अभागा हूं कि मैं अभी तक संस्कृत का छात्र होकर बहुत अच्छे से वेद नहीं सीख पाया। वेद के कुछ मंत्र आते हैं, लेकिन वेद सीखना अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा, घर में जब हमारे पूजा पाठ होती है सो हम जनरली ये सारे मंत्र और ये श्लोक सुनते हैं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखना ये शायद मेरे लिए भी पहली बार है। और ये जिस तरीके से जितने भी मंत्र होते हैं ये ह्यूमन बॉडी पर तो काम करते ही हैं, बाकी इनका कनेक्शन, संस्कृत का स्पेशली कनेक्शन म्यूजिक के साथ भी है। तो उस पर भी मैं जानना चाहूँगा कि संस्कृत का कनेक्शन म्यूजिक के साथ कैसे है। मैंने शायद इससे पहले भी आपको, जब इससे पहले हमारी मतलब चर्चा चल रही थी, मैंने ये कहा कि हम वही चीज़ कर रहे हैं ना, कि संस्कृत सिर्फ और सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत में सब कुछ है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे उसमें भास्कराचार्य ने एक ग्रंथ लिखा है लीलावती। आप उसके श्लोक पढ़िए, वो हैं मतलब एस्ट्रोनॉमी के ऋषि हैं, ज्योतिष के ऋषि हैं। वो पूरा मैथमेटिक्स ही है, ठीक है। पर उसमें जो छंद है, उसमें जो साहित्य है, वो बहुत अलग है, अलग लेवल का है। ऐसे लेवल का है कि बड़े बड़े साहित्यकार नहीं लिख पाए। आप संस्कृत के छंदों को, आप मालिनी छंद है एक, मतलब संस्कृत में अलग अलग छंद भी हैं, और ये सब कितने प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। ननमययुतेयम, तो और ना इन छंदों को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग श्लोक इतने ज़्यादा बने हैं अलग अलग छंद में कि आप इनको गिनने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार संस्कृत तो पूरा म्यूजिकमय है। हमारे एक बहुत, मतलब नासा के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उन लोगों ने रिसर्च किया और वो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर के लिए संस्कृत जो है सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है कि आर्यभट्ट, आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। अब आर्यभट्ट की चर्चा चली ही है तो मैं बताता हूँ। आर्यभट्ट की एक पुस्तक है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, ठीक है। ठीक है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम में कोड वर्ड में पूरा, मतलब पूरी पुस्तक लिखी है। कोड वर्ड में? कोड वर्ड में कि उन्होंने एक लाइन लिख दिया है और उस लाइन के बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं। अच्छा, ये आप समझिए, मैं आपको इसका जब आधुनिक उसमें एग्जाम्पल दूंगा तब आप समझेंगे। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कटपय वर्ग भवेरि पिंडांते रक्षरे रंगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है, लेकिन इसका अर्थ आप देखेंगे तो बहुत बड़ा है। तो नासा वाले और ये जो
फॉरेन के लोग हैं। सो यानी अगर ये वाली आप बात ये अगर मैं समझिए आपकी जर्मनी समझूं, में एक स्कूल है जहाँ संस्कृत कंपलसरी है, हम्म, और हमारा एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ 12th तक संस्कृत कंपलसरी हो। हाँ, मतलब आपकी ये वाली बात अगर मैं समझूं तो कहीं ना कहीं संस्कृत को प्रमोट करने के लिए, संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना करना चाहिए, चाहिए। और गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उसके लिए ना हम लोगों को सबसे ज़्यादा उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं आर्यभट्ट की बात कंप्लीट कर दूं, नहीं तो दर्शक लोग सोचेंगे कि आर्यभट्ट की बात का इनकम्प्लीट छोड़ गया। अच्छा, एक बात और इनकम्प्लीट रह गई है, तो वो भी है आर्यभट्ट वाली बात के बाद मैं पूछूंगा हाँ, आपसे। आर्य वो बात ये हुई कि अभी क्या है, बहुत सारा डाटा हो गया है, इन वैज्ञानिकों के पास बहुत सारा डाटा हो गया है, और वो डाटा वो कहाँ रखेंगे? आप समझिए, उस डाटा को रखने के लिए अब उनके पास स्थान नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि जितना डाटा उतना बड़ा इंफ्रा और बहुत कुछ लगेगा। ठीक है, तो अब वो ये जो विदेशी वैज्ञानिक है और नासा के कुछ वैज्ञानिक हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम को पढ़ रहे हैं। उस डेटा को स्टोर करने के लिए नहीं, कि उन्होंने एक ऐसा कौन सा, मतलब किस उन्होंने फॉर्मेट में किन सूत्रों का यूज किया है कि इतनी सारी चीजें एक वाक्य में आ रही हैं। तो अच्छा। अब वो क्या करेंगे, उनके पास जितना डाटा है वो किस में कन्वर्ट करेंगे? आर्यभट्ट के आर्यभट्टियम में लिखे हुए सूत्र के फॉर्मेट में। कोड्स हैं उनमें। एग्जैक्टली। ठीक है, बाकी जो मैंने अभी कहा, एक बात और इनकम्प्लीट रह गई। मैंने पूछा था कि एजुकेशन वाइज अगर हम देखें, और एजुकेशन वाइज भी अगर हम करियर वाइज देखें, संस्कृत चलिए, एजुकेशन वाइज अगर किसी के मन में इंटरेस्ट है, उसने पढ़ लिया, लेकिन फिर उसके बाद बात आती है करियर की। क्योंकि जिस जनरेशन में हम हैं, या इस वक्त जिस समय में हम हैं, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब संस्कृत को लेकर हमारे इंडिया में करंटली अगर हम बात करें, तो क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं लोगों के पास में? मैं बताता हूँ, मैं बहुत निचले स्तर से चलूंगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये मतलब एकदम लो लेवल से बताऊंगा, ताकि एक विद्यार्थी जो संस्कृत में बहुत कमज़ोर है उसके लिए भी क्या ऑप्शन है, और एक विद्यार्थी जो संस्कृत बहुत अच्छे से जानता है उसके लिए भी क्या ऑप्शन है। सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, तो हम सबसे निचले स्तर, मतलब जो पढ़ने में थोड़े वीक हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन है। ठीक है, उनको इतनी संस्कृत, इतने मंत्र, इतने श्लोक आते हैं कि वो ईमानदारी से भारत में जितने लोग हैं, क्या बिना पंडित के अपना विवाह करवाते हैं? नहीं, हिंदू धर्म में तो नहीं ही करवाते हैं। गृह प्रवेश से लेकर और जितने भी, मतलब आप समझ लीजिए कि किसी का पिंडदान करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए भी पंडित चाहिए। पर आज के समय में क्या हो रहा है कि अधूरा ज्ञान लेकर पंडित जाते हैं और वो मूर्ख बनाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि उन लोगों का विश्वास उठ रहा है। तो ईमानदारी से पढ़े हुए लोग जो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ पढ़ें, तो इसमें बहुत ज़्यादा करियर, बहुत सारे आजकल वेबसाइट्स आए हैं जो हायर कर रहे हैं पंडितों को, ठीक है, और वो पे कर रहे हैं कहीं पूजा करने के लिए, कहीं कर्मकांड करने के लिए, किसी के यहाँ विवाह शादी करने के लिए। पर ये चीज़ें क्या हुई, ये चीज़ें सुनने में अच्छी नहीं लगेंगी, कोई इसको एज अ करियर ऑप्शन लेगा नहीं, फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए संस्कृत में पूरे इंडिया में जितने वैसे भी, मैं एक ये जो आपने लाइन बोली कि सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, कोई करियर ऑप्शन नहीं लेना चाहेगा, ये आपने जिन लोगों की बात की जो पंडित हैं, जो पूजा कराते हैं या विवाह कराते हैं या किसी के अंतिम संस्कार का जो रिचुअल होता है वो पूरा कराते हैं, ये हमेशा हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहे हैं। हमारी सोसाइटी को हमेशा एक सही रास्ते पर ले जाने वाला काम किया है। बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा कि ऐसे लोग जिनको इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, आधा नॉलेज है, उनकी वजह से एक वो नोशन क्रिएट हो गया है कि नहीं यार, ये जो है फेक होते हैं, ये सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। एक वीडियो मैंने देखा था, बहुत पहले वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसमें एक घर में पूजा हो रही थी। ये इस वीडियो से इंस्पायर्ड एक मूवी का सीन भी है, जिसमें एक घर में पूजा हो रही है, बच्चा पंडित जी से पूछ रहा है कि इसका मतलब बताइए, पंडित जी बता नहीं पा रहे हैं, और फिर उसमें उनका मजाक बन रहा है। सो एक ये रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के मन में इस
प्रोफेशन को लेके एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हुई है, लेकिन वहीं ये प्रोफेशन हमेशा से, सदियों से हमारी सोसाइटी को, हमारे कल्चर को आगे ले जाने वाला काम इसने किया है। बिल्कुल। और अगर आज की डेट में अगर जो लोग इस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसके बाद भी ये सोचते हैं कि नहीं यार, मैं अगर ये पढ़ूंगा या इस प्रोफेशन में जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, तो वो एक गलत नोशन उनके दिमाग में है। बिल्कुल। क्योंकि अगर उस प्रोफेशन को या उस पूजा करने वाले को लोगों ने एक गलत, उनकी एक इमेज क्रिएट कर दी है, तो उन्हीं लोगों की वजह से की है जो हाफ नॉलेज लेकर के आए। आपके पास मौका है कि आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास मौका है कि आप वापस से उस इमेज को क्रिएट कर सकते हैं जो हमेशा से हमारी सोसाइटी में रही है। तो हाँ, जो दूसरा करियर ऑप्शन आप बता रहे थे, तो भारत में जितने भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में संस्कृत भाषा, मतलब भाषा जो है वो कंपलसरी है, चाहे वो एक निर्धारित कक्षा तक के लिए ही हो, लेकिन है। ठीक है, तो आप संस्कृत से शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, भारत में बहुत सारे तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप एज अ प्रोफेसर, मतलब संस्कृत के प्रोफेसर काम कर सकते हैं। ठीक है, और डेडिकेटेड यूनिवर्सिटीज़ तो कम है भारत में संस्कृत को लेकर, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में आप देखिए संस्कृत है, जेएनयू में देखिए संस्कृत है। ऐसे ऐसे कई नॉर्मल विश्वविद्यालय हैं जहाँ संस्कृत के प्रोफेसर और संस्कृत भाषा है और वहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं। तो आप इससे टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। टीचिंग लाइन में आप विद्यालय स्तर पर भी जा सकते हैं, स्कूल के टीचर भी बन सकते हैं, और आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा, अच्छा, ये इसके अलावा पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आपने कहा कि हम टीचर बन सकते हैं, मतलब जो संस्कृत में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो प्रोफेसर बन सकते हैं। आपने भी संस्कृत को लेकर काफ़ी पढ़ाई की है, फिर भी एनजीओ क्यों ऑप्ट किया आपने? क्यों बच्चों को पढ़ाना, और क्यों स्पेशली उन बच्चों को पढ़ाना जिनके पास ये मौका नहीं होता, उन बच्चों को पढ़ाना, ये आपने कैसे और क्यों चूज़ किया? ये प्रश्न मतलब तब शायद सार्थक रहता जब मैं संस्कृत पढ़कर उसे छोड़कर उसे त्याग देता और एनजीओ में लगा रहता। आप समझिए, मैं एनजीओ में बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, पर मैंने संस्कृत को त्यागा नहीं है। मैं संस्कृत अभी भी दिन के 6 घंटे पढ़ता हूँ। आप समझिए इस चीज़ को। तो इसको, इस चीज़ से हम कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि जस्ट बिकॉज संस्कृत मुझे सही नहीं लगा या फिर संस्कृत में मुझे करियर ऑप्शंस नहीं दिखे, इसलिए एनजीओ में मेरा करियर नहीं है। एनजीओ मेरा शौक है, और एनजीओ के माध्यम से मैं संस्कृत को जन जन की भाषा बनाना चाहता हूँ। मैं उन बच्चों से संस्कृत पढ़वाना चाहता हूँ, ऐसे स्लम एरिया के बच्चों से जहाँ संस्कृत की पहुँच नहीं है। मैं उस जाति तक संस्कृत पहुंचाना चाहता हूं जो जाति सोच तक नहीं सकती है कि संस्कृत हमारी भी भाषा है। आप इस बात की गहराई को समझिए कि मैं संस्कृत को पूरे विश्व की भाषा बनाना चाहता हूं, और पूरे विश्व की भाषा में अगर मैं एक नॉर्मल इंसान के पास जाऊंगा और उसे समझाऊंगा, इससे अच्छा मैं उसकी हेल्प क्यों ना करूं जिनके पास पढ़ने को पैसे नहीं है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है। उन्हें मैं पढ़ाऊं, उन्हें मैं खिलाऊं, और उन्हें मैं अच्छा संस्कृत पढ़ाऊं। और वो बच्चे क्या कुछ नहीं करेंगे। अभी देखिए हमारे बच्चे मतलब 9th-10th में है वो, मतलब और नॉर्मल स्कूल्स में है, और 95% ला रहे हैं। इसके बाद मैं उन्हें संस्कृत पढ़ाऊंगा, और क्या पता आपको हमारे बच्चे नासा और इसरो में दिख जाएं कुछ समय बाद। आई होप कि ऐसा हो। वैसे ये जो आपने बात की, आजकल जिस जनरेशन में या जिस टाइम में हम लोग हैं, संस्कृत में क्या कुछ ऐसा है जिस चीज़ को हम में से बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, दैट इज़ मेंटल स्ट्रेस। हम सबकी लाइफ का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। सो क्या ऐसा कुछ है जिसमें ये संस्कृत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, या कोई ऐसा श्लोक है संस्कृत में जिससे हम अपने मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकें? संस्कृत के जितने भी श्लोक बनाए गए हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग विषय हैं, और उन विषयों में बहुत सारे ऐसे श्लोक बनाए गए हैं जो
हमारे जो क्या कहेंगे कि हमारा जो माइंड जो इतना डिस्ट्रैक्ट होता है आज के समय में, अभी कोरोना आया है, कितने लोग घर में थे, तो हम ऐसे नॉर्मली कहते हैं ना कि तुम ये पूजा कर लो, तुम ये मंत्र पढ़ लो तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम इसका पाठ कर लो तो तुम्हें शांति मिलेगी। वो सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, उन मंत्रों में वो साइंटिफिक चीज़ें हैं जो वाकई में हमारे मस्तिष्क को, हमारे मन को शांति पहुंचाती है। आप समझिए, ये एक टाइप की थेरेपी टाइप की है, जो कि हमारे ऋषि मुनि लिख कर गए थे। बहुत कुछ अनुसंधान करने के बाद उन्होंने लिखा है, और कई चीज़ें होंगी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं बहुत बड़े एग्जाम्पल इसलिए नहीं दूंगा, ना आप समझ पाएंगे ना ही बिल्कुल सामान्य सही इंसान। बात है। संस्कृत का ही एक पार्ट है ये ओम। समझिए, आप जब योग करते होंगे इस प्रकार से, और जब आप ओम का उच्चारण करते होंगे, सारी ध्वनियाँ आना बंद हो जाती होंगी और सिर्फ हमारे मस्तिष्क में ओम की ध्वनि सुनाई देती होगी। उसके बाद आपको शांति मिलती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। मिलती ये है। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ये ज़्यादा। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओम चूंकि एक मतलब आसान है कहना, और हम हर कोई कह सकता है, तो इसीलिए ओम प्रचलन में है। इसके अलावा संस्कृत के कितने ही मंत्र हैं, श्लोक हैं, जो हमारे मन को और हमारे बुद्धि को, हमारे मतलब दिमाग को शांत करता है, और मतलब क्या कहेंगे उसको, मतलब चिल करता है एक टाइप से। हाँ, सो लाइक नेटफ्लिक्स एंड चिल से बेटर संस्कृत एंड चिल होना चाहिए। संस्कृत एंड चिल होना चाहिए। मतलब मैं वही कहूँगा ना कि आप किसी दिन, मैं आपको कुछ श्लोक और कुछ मंत्र बताऊंगा, आप किसी दिन वो प्रयास करिएगा कि रोज सुबह हम करें, और फिर देखिएगा कि आपके जीवन में कितना कुछ बदलाव आता है, आपकी मानसिक स्थिरता कितनी अच्छी हो जाती है। और ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये विदेशी मूर्ख नहीं है, इस चीज़ की गहराई को समझिए। हाँ, और एक ये भी पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों में हुआ है कि जिन चीज़ों को हम इग्नोर करते चले आ रहे थे, उन चीज़ों को बाहर की कई कंट्रीज़ में एक्सेप्ट किया गया है। वो लोग उन चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और संस्कृत और ये श्लोक्स एक बहुत उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। संस्कृत भाषा ये लोग बहुत तगड़े तरीके से सीख रहे हैं। आप जर्मनी में जाइए, जर्मनी में इतना प्रचलन है संस्कृत का, वहाँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ स्कूल हैं संस्कृत के। और आपसे मैं पूछूंगा कि आप 2 यूनिवर्सिटी बता दीजिए संस्कृत के इंडिया में, तो आप जैसे एक कॉमन इंसान को याद नहीं होगा। और आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि संस्कृत को हम पढ़ सकते हैं। और विदेशों में वहाँ इतना स्कोप है, यहाँ से लोग जाते हैं, संस्कृत प्रोफेसर्स, संस्कृत स्टूडेंट्स विदेशों में जाते हैं। मैं ये सबसे बढ़िया जो करियर ऑप्शन जो आप कह रहे हैं ना, ये भी एक है। बाकी तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हमारे देश में भले ही हमें कम पैसा मिले, लेकिन हमारे देश में संस्कृत का प्रचार प्रसार करना चाहिए। लेकिन एक ये भी करियर ऑप्शन है, आप दूसरे देशों में जाइए, वहाँ आपको संस्कृत पढ़ाने का पैसा मिलेगा, संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करने का पैसा मिलेगा। सो आज की जो हमारी ये पूरी बात हुई, इससे कुछ पॉइंट्स संस्कृत को लेकर मैंने जो समझे, वो मुझे आप बताइए कि सही है या नहीं। सबसे पहले, संस्कृत सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा कुछ है संस्कृत में एक्सप्लोर करने के लिए। कोई भी फील्ड क्यों ना हो, चाहे साइंस का हो या म्यूज़िक का हो, संस्कृत हर एक चीज़ को कवर करती है। दूसरा, संस्कृत हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे कई सारी ऐसी बीमारियां हों, जिनको हम लोग उसके थ्रू क्योर कर सकते हैं। संस्कृत को लेकर बड़े सारे करियर ऑप्शंस भी हैं, और संस्कृत जो आज हमारे देश में, हम लोगों के मन में, हमारे दिल में जो एक बहुत पीछे हो गई है, जिसको हम बहुत मुश्किल समझते हैं, टफ समझते हैं, जो कि फैक्ट भी है, वो शायद कहीं ना कहीं हम ही लोगों की गलतियों की वजह से है। और जिन लोगों की हम बात कर रहे थे, जो लोग पंडित होते हैं, पूजा करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स जब हमारे घर में होते हैं, तो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो उनकी इमेज वो हाफ नॉलेज की वजह से खराब हुई। एग्जैक्टली। सो आज हमने करियर ऑप्शंस की बात की, हमने संस्कृत के बारे में काफ़ी कुछ जाना, हमने आपके एनजीओ के बारे में भी बात की, जहाँ पर आप बच्चों को आगे इन फ्यूचर संस्कृत पढ़ाने का सपना भी देखते हैं। सो आई होप एंड आई विश कि आपका ये सपना ज़रूर पूरा हो। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू श्रीनिवास।